रचनाकार का ज्ञान, उसका अनुभव उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी एक ऐसे ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं में उनके अनुभव का विस्तार सहज ही देखा जा सकता है। कहानी माला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, बदल गई जिंदगी, जिसमें वे एक मातृ हृदय के साथ साथ उस विद्यालयी जीवन का, उस विद्यालय के वातावरण का सजीव चित्रण करते हैं और एक माँ के नाते एक महिला किस प्रकार से अपने हृदय से उन भावों को जीती है, उन बच्चों की देखभाल करती है, ये सहज ही देखा जा सकता है। तो आइए आज सुनते हैं उनकी कहानी, बदल गई जिंदगी। वह एक बच्चों का स्कूल था, छोटे छोटे बच्चों का, नर्सरी से लेकर 5वीं तक। बच्चे जितने छोटे, जिम्मेदारी उतनी अधिक। कहीं चोट न लगा बैठें, शरारतें करते हुए अपना नुकसान न कर लें, खाते हुए गले में कोई चीज न फंसा लें, वगैरह वगैरह। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी थी, इसलिए अध्यापिकाओं के साथ साथ 3-4 आया भी रखी गई थी। आया की भर्ती के समय विशेष ध्यान रखा जाता। आया स्वयं भी बाल बच्चों वाली हो तो बहुत अच्छा। ऐसी महिला को बच्चों की ममता भी होती और अनुभव भी। मध्याह्न अवकाश में बच्चे दौड़ते भागते स्कूल में लगे झूलों की ओर जाते तो उनके गिरकर चोटिल होने की संभावना बनी रहती। उसी वक्त आयाओं का काम बहुत कठिन होता। नर्सरी से 2री-3री कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की देखभाल की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए मध्यावकाश में ये महिलाएं तत्परता से बच्चों के चारों तरफ घूमती रहती। सारी सावधानी के बावजूद एक दिन छुट्टी के समय भागते हुए एक बच्चा ठोकर खाकर गिर पड़ा। माथे पर चोट लगी और खून बहने लगा। एक आया जो अन्य बच्चों को संभालती दूर खड़ी थी, दौड़कर आई और दूसरी आया से छीन उस बच्चे को गोद में उठा लिया। उसके आंसू बहने लगे। बार बार वह उस बच्चे के सिर को सहलाती और रोती जाती। इसी का बच्चा होगा शायद, अपने बच्चे को लेने आई रश्मि ने सोचा। उस आया का रोना सुन उसका दिल पसीज गया। बेचारी गरीब औरत, बैठे बिठाई ये मुसीबत उसके सिर पर आ पड़ी। महिला की वेशभूषा से वो विधवा जान पड़ती थी। बेचारी का बच्चा गिरकर चोट खा गया। रश्मि ने पास खड़ी दूसरी अभिभावक से कहा तो उसने भी हां में हां मिलाई। उसे कुछ मदद की आवश्यकता हो, यही सोचकर रश्मि उसकी ओर चल दी। ज्यादा चोट तो नहीं आई बच्चे को? उसने आया से पूछा। पता नहीं मैडम, लेकिन देखो तो कितना खून बह रहा है। और वह अपने आंसू पोंछने लगी। रश्मि उससे बात कर ही रही थी कि एक महिला उस ओर जैसे झपटी हुई सी आई। क्या हो गया मेरे बच्चे को? और उसने आया की गोद से छीन उसे गोद में उठा लिया। कैसे गिर गया ये? उसने आया से पूछा। जवाब में आया ने क्या कहा वह रश्मि के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा उस आया का नहीं था। महिला अपने बच्चे को लेकर आई, चली गई। आया के आंसू तब तक भी थमे न थे। ये बच्चा किसका था? रश्मि अपनी उत्सुकता न दबा पाई। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं मैडम, वह सबके होते हैं। और वह आंसू पोंछती धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई। रश्मि का बेटा मां को ढूंढते हुए उसके पास ही आ खड़ा हुआ था। उसकी उंगली थामे वह भी स्कूल से बाहर निकल आई, लेकिन मन में ढेरों प्रश्न थे। बच्चों का दर्द यूं तो सभी को होता है, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे की परेशानी देख इतना अधिक द्रवित होना रश्मि ने पहली बार देखा था। कुछ ही दिनों बाद रश्मि की मुलाकात अपने पुत्र की कक्षा अध्यापिका से हो गई। इतने दिनों से मिलते मिलते दोस्ताना संबंध हो गए थे दोनों के। रश्मि ने बीते दिन की घटना उसे सुनाई। अच्छा, फ्यूली की बात कर रही हो तुम?
अध्यापिका ने छूटते ही कहा, क्या करें, बहुत ही अभागन है बेचारी। और उन्होंने फ्यूली की कथा व्यथा रश्मि के सामने रख दी। फ्यूली जैसे उसका नाम था वैसे ही गुण, दिन भर हंसती खिलखिलाती रहती। सुदूर पहाड़ी गांव की रहने वाली फ्यूली माता पिता की इकलौती संतान थी। पिता की अपनी 2-4 भेड़ बकरियां थी और थोड़ी सी खेती की जमीन, बस घर का गुजारा चल जाता। फ्यूली 17 वर्ष की हुई तो माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। अल्हड़ फ्यूली का तो अब तक बचपन भी न गया था। मां घर का काम सीखने को कहती, लेकिन पहाड़ी नदी की धारा के समान उछलते कूदते बहती फ्यूली मां की बात पर ध्यान न देती। लेकिन फ्यूली घर का काम न भी सीखती, तब भी उसका विवाह तो करना ही था। उनके समाज में लड़कियों को बहुत दिनों तक अविवाहित रखने का रिवाज नहीं था। फ्यूली की शादी हो गई। लड़का विधवा मां का इकलौता बेटा। फ्यूली के पिता की तरह बकरियां पालता और उसी से उसकी आजीविका चलती। नाम था उसका सुंदर। जैसा नाम का सुंदर, वैसे ही आचार व्यवहार का भी। विवाह के कुछ दिन बाद फ्यूली ने से खाना बनाने को कहा गया तो उसने दाल जला डाली। सब्जी कच्ची ही रह गई, आटा भी गीला हो गया। अनुभवी सास समझ गई कि माँ बाप ने सचमुच फ्यूली की तरह ही पाला है। लेकिन वह गुस्सा न हुई, नहीं उसने आपा खोया। धीरे धीरे फ्यूली को सब कुछ सिखा दिया और कुछ ही समय में फ्यूली सफल गृहिणी बन गई। जीवन हंसते खेलते गुजरने लगा। गरीब पिता की बेटी के मन में इतनी आशाएं अपेक्षाएं तो थी नहीं कि वह दुखी होती। उसने तो जो मिल गया उसी में खुश रहना सीखा था। शादी के 1 वर्ष पश्चात उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह 3रे वर्ष पुत्र को। परिवार पूरा हो चुका था, सब खुश थे, अपने में मस्त थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को हिलाकर रख दिया। फ्यूली के पति के पास बकरियां थी तो उसके साथ में उनके बच्चे भी थे। बकरी का एक बच्चा उसी दिन पैदा हुआ जिस दिन फ्यूली का बेटा 1 वर्ष का हुआ। सुंदर उसे बहुत प्यार करता और प्यार से उसे सोनू कहकर बुलाता। एक दिन सुंदर जब बकरियां चरा रहा था तो उसने देखा सोनू कहीं आसपास नहीं है। बहुत ढूंढने पर एक खाई में किसी पेड़ की पत्तियां खाते मिला। सोनू उस खाई में उतर तो गया था, लेकिन अब ऊपर नहीं आ पा रहा था। जरा सा पैर फिसलता और वो खाई में जा गिरता। उसी को बचाने की कोशिश में सुंदर गहरी खाई में जा गिरा और फिर कभी न उठा। फ्यूली की तो जिंदगी ही बदल गई। 2 छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ी सास की जिम्मेदारी सिर पर आन पड़ी। कभी मन होता कि इसी खाई में कूदकर वह भी जान दे दे और चली जाए अपने सुंदर के साथ हमेशा के लिए। लेकिन कहां संभव था ये सभी। बच्चों को पालने के लिए फ्यूली ने कमर कस ली। बकरियों की जिम्मेदारी भी अब उसके सिर पर थी तो घर के प्राणियों को पालने की भी। धीरे धीरे फ्यूली ने सब संभाल लिया। अल्हड़ किशोरी से अचानक ही वह समझदार महिला बन गई थी। इकलौते बेटे के जाने का गम सुंदर की मां बहुत दिन तक न सह पाई और 1 वर्ष बीतते बीतते वो भी चल बसी। फ्यूली के सिर से अब एक बुजुर्ग का साया भी उठ गया था। अब फ्यूली 2 बच्चों के साथ इस दुनिया में अकेली रह गई थी। बच्चे बड़े हुए तो उसने उन्हें स्कूल में भेजा। सुंदर और अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखना चाहती थी फ्यूली उन्हें। और फिर वह हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को ही बदल दिया। उस वर्ष बहुत बारिश हुई। कहते हैं पिछले कई सालों में इतना पानी नहीं बरसा। वर्षा होने से कई फायदे थे तो नुकसान भी कम नहीं थे। कहते हैं न अति सर्वत्र वर्ज्यते। इतने वर्षों से कम वर्षा में रहने के आदि लोगों ने नदी नालों गाढ़
गधेरों में भी घर बना लिए थे। पहाड़ों के घर भी अब पहले जैसे न बनते। पत्थर और मिट्टी गारे की जगह ईंट और बजरी ने ले ली थी। वर्षा अधिक हुई तो नुकसान भी बहुत हुआ। कहीं सड़कें टूट गई तो कहीं भवन के भवन ध्वस्त हो गए। बरसाती नदियों का पानी तटबंध तोड़कर बह चला। और एक दिन फ्यूली के गांव पर भी कहर टूट पड़ा। रात भर से बारिश हो रही थी। सुबह थोड़ी देर के लिए मौसम खुला तो फ्यूली दोनों बच्चों को स्कूल भेज स्वयं घर के काम में जुट गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इतनी वर्षा आरंभ हो गई कि लगता था सब कुछ बहा ले जाएगी। गांव का स्कूल, जिसमें उस समय लगभग 50 बच्चे मौजूद थे, पिछली पहाड़ी दरक जाने से उसका मलबा स्कूल की दीवार तोड़कर अंदर से सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। बड़े बच्चों ने तो किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन छोटे बच्चे वहीं मलबे में दबे रह गए। 12 बजे करीब फ्यूली को किसी ने आकर यह खबर दी। खबर सुन वह तो जैसे जड़ हो गई। उसके बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे, भागकर बाहर भी न निकल पाए। फ्यूली बदहवास हो उठी। उसी बदहवासी की हालत में स्कूल तक भागी, लेकिन उसके जीवन की आखिरी लौ भी बुझ चुकी थी। फ्यूली पत्थर हो गई। आंसू का एक कतरा भी उसकी आंखों से न निकला। मलबे में दबे उसके दोनों बच्चों के शव उसके सामने रखे गए, लेकिन फ्यूली पर कोई प्रतिक्रिया न हुई। वह तो सुन्न हो चुकी थी। उसकी हालत देख माता पिता उसे अपने साथ ले गए, लेकिन वह तो मानसिक संतुलन खो चुकी थी। सारे गांव में ऐसे ही घूमती रहती, न कपड़ों की सुध न शरीर की। जवान लड़की है, सुंदर है, कहीं इस दशा में उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो? यही सोचकर माँ बाप ने उसे मानसिक रोग चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। 3-4 बरस फ्यूली वहीं रही। धीरे धीरे उसे पिछली सब घटनाएं याद आने लगी और उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। जिस दिन वह अपने दोनों बच्चों को याद कर फूट फूट कर रोई, उस दिन डॉक्टर को विश्वास हो गया कि फ्यूली ठीक हो चुकी है। लेकिन अब एक नई समस्या थी। फ्यूली जाए कहां? उसके माता पिता का भी अब पता न था कि वो कहां हैं। इकलौती बेटी के दुख से दुखी होकर उन्होंने गांव छोड़ दिया था और अब उनका कुछ पता न था। जिन लोगों के बच्चे उस हादसे में मारे गए थे, उन्हें सरकार द्वारा सहायता दी गई, जो अब तक फ्यूली को न मिल पाई थी। मुझे पैसा नहीं चाहिए साहब, बच्चों के स्कूल में नौकरी दे दो। मेरी 2 वक्त की रोटी भी चल जाएगी और स्कूल के बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढ लूंगी। हाथ जोड़कर उसने अधिकारी के समक्ष अपनी बात रख दी। उसकी परिस्थितियां देख उसकी बात मान ली गई और अंततः उसे इस स्कूल में आया की नौकरी मिल गई। बस तब का दिन था और आज का दिन है। फ्यूली इस स्कूल का अभिन्न अंग बन गई है। अभिभावक हो या अध्यापक, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। स्कूल के सारे बच्चे उसके अपने हैं। कई अभिभावक तो उसके बारे में जानकर अपने छोटे बच्चों को स्कूल में छोड़कर जाते हैं। रश्मि मंत्रमुग्ध हो फ्यूली की कहानी सुन रही थी। एक ऐसी युवती की कहानी जिसने अपना सब कुछ खोकर इस पूरे संसार को पा लिया था। धन्यवाद। आशा करता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पहाड़ी जीवन में आज भी कई बार ऐसे संकट आते हैं जब बहुत से लोगों को अपने निकटस्थ, अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को खोना पड़ता है। धन्यवाद। आप कहानीमाला के साथ जुड़े रहिए और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की महत्वपूर्ण और जीवन के अनुभवों से परिपूर्ण कहानियां सुनते रहिए।